Bismillahirrahmanirrahim. Our next practical is frequency analysis of rainfall data. In real life, sometimes we face some extreme events like severe storms, floods, and droughts. These are inverse impact on the hydraulic structures and on our lives. तो जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल डैम्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब को डिज़ाइन करने से पहले हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, जो एक्सट्रीम इवेंट्स की वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिज़ाइन करते हैं. अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा हो और रेजर्वर की कैपेसिटी कम हो तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर विल बी फेल्ड अल्टीमेटली एंड वी हैव टू फेस many problems. So the objective of frequency analysis of hydrological data is to relate the magnitude of extreme events to their frequency of occurrence through the use of probability distribution. Frequency का मतलब है कि after how many years a certain event will be occurred. कितने सालों बाद जो है एक एक्सट्रीम इवेंट उसको हम फेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद. तो हमने अपना जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करने के लिए उस एक्सट्रीम इवेंट की वैल्यू का हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कितने सालों के बाद और कितना फ्लड आ सकता है. अदरवाइज वी हैव टू फेस द स्टोकेस्टिक फेल्योर ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. Then if we don't know the peak discharge coming after how many years, we cannot design a structure for its design life. We have to also consider its factor of safety for the whole design of the hydraulic structure. हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आइंदा 50 साल में या 100 साल के बाद कितना फ्लड आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी. जो हमारा जो हाइड्रोलिक डिज़ाइन है, क्या उसके अंदर इतनी उसके रेजर्वायर की कैपेसिटी है कि वो उसको बियर कर लेगा. अगर तो है फिर तो सेफ़ है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली इट विल बी इन्वर्सली इम्पैक्टेड बाय दैट एक्सट्रीम इवेंट. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इसके लिए हम दो चीज़ें जो स्टडी करते हैं वो है प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न पीरियड. दो टर्मिनोलॉजी हैं, इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू द फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. And return period is reoccurrence interval or frequency, which is the time period between happening the two events. इसको हम फर्दर डिटेल के साथ इधर स्टडी करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डाटा है 60 सेंटीमीटर या मिलीमीटर लगा लें आप. रेनफॉल है 45, 35, 80, 90, 140. ये हमारे पास रेनफॉल का डाटा है. हमने सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. तो इसको जैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसके बाद थर्ड स्टेप है रैंकिंग. इसकी हम रैंकिंग बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर यहाँ पर बिल फर्ज कहीं दो वैल्यू सेम हैं, जैसे ये 80 और 80, फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पर भी 80 है, तो उसके लिए रैंक 2 ही होगा. इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा. तो रैंकिंग का यहाँ पर ये डिफरेंस है कि अगर वैल्यू सेम होंगी तो उनका रैंक भी सेम होगा. तो प्रोबेबिलिटी और रिटर्न पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी P इज़ इक्वल टू 1/T. और
ये देखें इधर इसकी टी अगर हम निकालें रिटर्न पीरियड, तो उसके लिए ये 3 फार्मूलाज हैं। पहला है कैलिफोर्निया फार्मूला, टी इज़ इक्वल टू एन ओवर एम। यहाँ पर एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट्स हैं, और एम जो है वो रैंक असाइंड जो हमने की वैल्यू वो है। और वेबल्स फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एम। और हैजन्स फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 0.5। तो हमने मोस्टली जो यूज़ करना है वो वेबल्स फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू एन प्लस वन ओवर एम। जब हमारे पास टी आ जाएगा यानी रिटर्न पीरियड आ जाएगा जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी इजीली फाइंड सिंपली इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टी। ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम मोस्टली वेबल्स फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये देखें हमने इस डाटे को सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा और उसके बाद इसको रैंकिंग दी। तो इस वैल्यू के हिसाब से अगर देखें ये, तो इसमें n जो टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट्स हैं वो है 6 प्लस 1, ये फार्मूले का प्लस 1, और m क्या है 1। तो t हमारे पास रिटर्न पीरियड आ गया 7 ईयर्स, और प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई 7 ये तकरीबन 14% बनता है। अब एंड वाले का निकालें फॉर 35 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो 6 प्लस 1 इस फार्मूले में लगाएं, टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये इसकी रैंक कौन सा है 6। तो 6 प्लस 1 7/6 ये बनता है तकरीबन 85%। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो उसके नंबर ऑफ अकरेंस, जो अकरेंस चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, इसके 14% हैं। और जो मिनिमम जो कम से कम वैल्यू होगी उसके नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस ज़्यादा होंगे। तो ये उल्ट है दोनों। नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं रिस्क एंड रेलिएबिलिटी। अगर तो हमें ये श्योर है कि अगले जो है ये जो इवेंट है कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम रेनफॉल थी वो ये नेट के ऊपर है 620 मिलीमीटर है, 24 आवर्स के लिए रिकॉर्ड हुई थी इस्लामाबाद में 24 आवर के लिए 24 जुलाई 2001 को। तो ये एक्सट्रीम इवेंट ऑफ रेनफॉल जो है ये कितने साल बाद दोबारा आएगा, यही फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है कि कितने सालों बाद एक इवेंट रिपीट होता है। तो हमने यही एनालाइज करना है कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट है ये कितने, आफ्टर हाउ मैनी इयर्स इट विल बी रीअकर्ड, इट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न पीरियड। तो अगर तो ये हमें श्योर है कि ये वाला जो इवेंट है मैक्सिमम रेनफॉल हुज वैल्यू इज़ 620 मिलीमीटर, ये दोबारा कभी नहीं हमारे पाकिस्तान में इतनी बारिश कभी नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं रेलिएबिलिटी। अगर हम कहते हैं कि ये कम से कम एक दफ़ा, ये इसने बताया है कि पिछले 100 सालों का ये रिकॉर्ड है, इन द प्रीवियस 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों के अंदर 2001 में 24 जुलाई को ये इतनी बारिश हुई। अगर हम ये श्योर हैं कि अगले 100 साल में इतनी बारिश नहीं होगी, तो ये है रेलिएबिलिटी। और अगर हमें थोड़ा सा भी रिस्क है, यानी कि 1% कम से कम एटलीस्ट वंस दिस इवेंट विल अकर, देन दिस इज़ कॉल्ड एज रिस्क और रेलिएबिलिटी ये कि वही अगर हम शॉर्ट हैं कि इस तरह का मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड विल नेवर गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 50 years or 100 years, then this is called as reliability. If there is a chance of only 1%, or you can say that at least once this event will occur, then this is called as risk. तो उसके लिए ये बाइनोमियल इवेंट है। बाइनोमियल सीरीज़ आपने एफएससी में पढ़ी होगी, तो ये वही है, प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R।
बाइनोमियल का मतलब है दो, ये दो ही इवेंट्स हैं, या तो इतना फ्लड आएगा या नहीं आएगा, जैसे बारिश होगी या नहीं होगी। और एन से यहाँ मुराद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट, एंड और क्यू से मुराद सॉरी पी से मुराद प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट अकरिंग, एंड क्यू से मुराद ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ not happening, not occurring the event. So q is equal to 1 minus p. If this event is happening once in 10 years, अगर यही इवेंट जो है वो अगले 10 सालों में एक दफ़ा आता है, तो हमारे पास r होगा 1 और n होगा 10, यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो n है, और जितनी दफ़ा इवेंट हुआ वो r है, मींस r टाइम्स आउट ऑफ n ट्रायल्स। और रिलायबिलिटी क्या है कि हमारे वो इवेंट कभी भी नहीं होगा, मींस 0 टाइम्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, यानी r उस वक़्त 0 होगा। इफ़ r इज़ इक्वल टू 1 वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। अगर एक बार भी वो इवेंट अकर होता है, फ्लड आ जाता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा पूरा डैम फिल फर्ज अगर स्टोकेस्टिकली फेल्योर हो जाता है, तो डेफिनेटली उससे कितना नुकसान होगा, कितनी लाइव्स जो हैं वो ले जाएगा साथ ही, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए ये सारा एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। वी हैव नेक्स्ट है, इसमें अगर हम रिलायबिलिटी को फाइंड करें, NCR ये फार्मूला लगाकर P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, तो इसमें R रिलायबिलिटी में हमारे पास कोई रिस्क नहीं है, 100% हमें है कि ऐसा नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, ये पाकिस्तान में 620 मिलीमीटर बारिश हुई एक दफ़ा 2001 में, तो अगले 100 सालों में कम से कम एक दफ़ा हो सकता है ये हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिस्क। तो अगर मैं बात करूं कि 800 मिलीमीटर, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले किसी साल में ऐसा नहीं हुआ। ये है रिलायबिलिटी जो हमें श्योर है बिल्कुल कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो है रिलायबिलिटी। और रिस्क ये है, इसी वैल्यू को अगर हम देखना हो तो हम रिस्क जो है वो नहीं ले सकते कि कम से कम एक दफ़ा, हाँ ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक दफ़ा रिपीट हो सकती है अगले 100 सालों में। तो रिलायबिलिटी के लिए R इज़ इक्वल टू 0। जब इस फार्मूले में, प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में R 0 पुट किया, तो हमारे पास बचेगा Q की पावर N, दैट इज़ इक्वल टू रिलायबिलिटी, और Q बराबर होता है 1 माइनस P के, और P प्लस Q इज़ इक्वल टू 1। और P और Q पहले डिफाइन किए थे कि P probability of occurring an event and Q is probability of not occurring an event। तो फॉर एग्जांपल यहाँ उसने 80 सेंटीमीटर रेनफॉल विल नेवर अकर, ये हमारी रिलायबिलिटी है कि इतनी जो मिलीमीटर की बारिश है वो कभी नहीं आ सकती। और रिस्क में ये कम से कम अगर ऐसी वैल्यू है जैसे मैंने अभी बताया 620 मिलीमीटर, तो ये कम से कम एक दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। अगर कहीं क्वेश्चन में एटलीस्ट का वर्ड आए तो इट मीन्स ये रिस्क की बात कर रहा है। तो रिस्क इज़ इक्वल टू 1 माइनस Q की पावर N, और Q हमारे पास है 1 माइनस P। ये पुट करें तो ये ऐसे होता ये इस इक्वेशन में ये बनता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, द ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल मैप 50 years for 24 hours maximum rainfall at Delhi is found to be 16 centimeter.
find the probability of 24 hours rainfall of magnitude of this magnitude equal to or greater than 16 centimeter occurring at Delhi. तो फाइंड करना है once in 10 successive years, फिर बी पार्ट है twice in 10 successive years, और सी पार्ट है एटलीस्ट once in 10 successive years. तो इसके अंदर हमारे पास 50 years जो हैं वो रिटर्न पीरियड है टी, और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 10 ये वाला 10 सक्सेसिव ईयर्स है. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इस केस में फर्स्ट केस में हमारे पास जो है वो n इज इक्वल टू 10 है और r जो है वो वंस यानी एक है. r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 10. तो इसके अंदर बाइनोमियल इवेंट के अंदर लगाएं 10c1 p की पावर 1 q n माइनस r यानी 10 माइनस 1. तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है 16.60%. अच्छा, दूसरे केस में हमारे पास n तो वही है 10 और जो r है वो 2 है. तो इसी फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी के लिए लगाएं NCR यानी 10c2 और P 0.02 और Q की पावर n माइनस r यानी ये 8 बन जाएगा. तो ये इसको कैलकुलेट करें इसी फॉर्मूले में लगाकर, तो ये 1.53% बनता है. अब थर्ड पार्ट है इसका एटलीस्ट वंस मींस रिस्क. जहाँ एटलीस्ट का वर्ड आएगा वहाँ मतलब है कि वहाँ रिस्क है कम से कम एक दफ़ा और इससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो थर्ड पार्ट के अंदर एटलीस्ट वंस यानी रिस्क यहाँ कैलकुलेट करना है. तो रिस्क क्या होता है, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस n टू 1 माइनस p की पावर n. तो p की वैल्यू हमारे पास है 0.02 और n हमारे पास है 10. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो रिस्क है वो 18.29% आता है. इतना रिस्क है इसी डाटे के लिए, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारे पास जो बारिश है वो उसके लिए रिस्क इतने % है. नेक्स्ट एग्जांपल है 1/4 hour rainfall of 10 centimeter magnitude of a station has a return period of 50 years. The probability that a 1 hour rainfall of magnitude 10 centimeter or more will occur in each of 2 successive years. तो इसके लिए हमारे पास रिटर्न पीरियड कितना है, ये वाला 50 years, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 डिवाइड बाय t. तो p इज इक्वल टू 1/50 यानी कि 0.02%. पिछली एग्जांपल के अंदर हमारे पास t था 50 और p 1/50, ये वाला 0.02 जो है वो इसको इन्वर्स करके इसका आंसर आया था. तो इसमें भी हमारे पास t 50 है तो p 0.02. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. तो हमने 2 सक्सेसिव ईयर्स के लिए निकालना है, तो उसके लिए इसका स्केल ले लेंगे. ये 1 ईयर के लिए है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, 2 ईयर सक्सेसिव ईयर के लिए, तो फिर इसका स्केल ले लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.004. अगर लिखा ये गिवन हो रिटर्न पीरियड ऑफ रेनफॉल ऑफ 15 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स is 24 hours is equal to 10 years. It means t is equal to 10, p is equal to 1/t, 1 divided by 10. Probability is 10%. means इसका मतलब क्या है कि in 100 years 10 such events can be expected. 100 सालों के अंदर इस तरह के 10 इवेंट्स जो हैं उनके अकरेंस के चांसेस हैं. तो फिर प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिटर्न पीरियड की क्या बनी, दिस इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू और एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड. और प्रोबेबिलिटी
the probability of rainfall whose magnitude is equal to or in exceedance of specified magnitude having return period of t occurring in a given year. तो दोनों एक दूसरे के उलट, p इज इक्वल टू 1/t। तो इसको द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल अकरिंग आर टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर्स कैन बी रिटन एज p और n NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। और ये तो है अकरिंग की। अगर नॉट अकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल नॉट अकरिंग एट ऑल इन n सक्सेसिव ईयर्स, तो p r यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और n तो वो q की पावर n बन जाएगा। यानी इसमें अगर r 0 पुट करें तो उसका आंसर आएगा q की पावर n। और दैट इज़ कॉल्ड एज रेलिएबिलिटी। यही रेलिएबिलिटी की डेफिनेशन है कि हमें ये श्योर है कि इस तरह का कोई इवेंट नहीं अकर होगा। और q इज़ इक्वल टू होता है 1 माइनस पी। तो ये q की पावर n भी हो सकता है, 1 माइनस पी की पावर n भी हो सकता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी यानी कि रिस्क हो कम से कम एक दफ़ा ऐसा इवेंट हो, तो फिर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल अकरिंग एट लीस्ट वंस इन n सक्सेसिव ईयर्स, तो रिस्क इज इक्वल टू पी आर हमारे पास 1 हो जाएगा और n जो है वो नॉट गिवन। तो ये फार्मूला जो है वो अगर हम R1 पुट करें तो ये 1 माइनस क्यू एन हमारे पास आएगा। तो एक एग्जांपल इस लिहाज हवाले से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ 33 ईयर्स 1984 टू 2016, 1984 से लेकर 2016 33 साल का हमारे पास रेनफॉल का डाटा है। हमने उससे एस्टिमेट करना है एनुअल रेनफॉल विद रिटर्न पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। और सेकंड पार्ट है एस्टिमेट द 75% डिपेंडेंट rainfall, and third part, what would be the probability of an annual rainfall of magnitude equal to or exceeding 100 centimeter। तो ये हमारे पास डाटा मौजूद है 1984 से लेकर 2016 तक, और इस तरफ ये रेनफॉल की सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है रेनफॉल को। तो ये इसको सिलेक्ट करें सारे डाटे को, यहाँ से ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर इसको डिसेंडिंग में करना हो तो ये इस तरह से, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ गई है और सबसे नीचे जो है वो सबसे कम वैल्यू वो आ गई। 14.6 हमारे पास सबसे कम रेनफॉल हुई है और हमारे पास पीक वैल्यू आ गई 169.6 सेंटीमीटर। ये इसकी तरतीब लगी हुई है। उसके बाद हमने रैंकिंग वैल्यू असाइन करनी है, तो वो तरतीब से 1 2 3, तो इसको इस तरह से यहाँ रैंकिंग कर सकते हैं 1 2 3। इसको यहाँ ऐसे करें तो ये रैंकिंग वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये इस तरफ ये पहले से किया हुआ है, ये ईयर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया और फिर इसकी रैंकिंग वैल्यू, और हमारे पास जो वेबल फार्मूला है जो हमने पीछे स्टडी किया था, t इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई m, और t आपको पता है कि उलट होता है, इन्वर्स है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m ऊपर हो जाएगा और n+1 जो है वो नीचे आ जाएगा। p इज़ प्रोबेबिलिटी, m इज़ रैंक और n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड जो कि 33 हैं। तो यहाँ
आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ रैंक हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की इन सब की। तो P प्रोबेबिलिटी क्या है, इज इक्वल टू M यानी कि ये वैल्यू, रैंकिंग की वैल्यू डिवाइड बाय N यानी 33 जमा 1 34। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। हमने यहाँ पर सिर्फ एक फाइंड करेंगे, जैसे ये है इज इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये कैसे फाइंड किया है, यहाँ पर इज इक्वल टू पहले रैंक डिवाइडेड बाय 34, तो ये आ गया 0.029 और इसको अगर खींच लें नीचे तक तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये वाली वैल्यूज इस तरह फाइंड की हैं। जस्ट पुट द फार्मूला एंड फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, देन ड्रैग दिस, you it will be calculated automatically। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई और t आपको पता है कि 1/p होता है। आप डायरेक्ट t यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई m, फिर p कर लें, p इज इक्वल टू 1/t, या पहले p कर लें बाद में t कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। एक तरफ है हमारे पास रिटर्न पीरियड और दूसरी तरफ है रेनफॉल। दोनों को इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट स्कैटर, ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ये ऑलरेडी बना भी हुआ है, लेकिन फर्दर इसके अंदर ये वाली जो स्केल है हमारे पास, इसको हमने लॉग स्केल में कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस और लॉगरिथमिक स्केल, ये ज़्यादा विजुअलाइज जो है ना वो हो गई है। और इसके ऊपर क्लिक किया, इस लाइन के ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड ट्रेंड लाइन, तो ये लॉगरिथमिक और साथ डिस्प्ले इक्वेशन और आर स्केल वैल्यू, ये हमारे पास इक्वेशन भी आ गई और आर स्केल वैल्यू भी आ गई। स्टैटिस्टिक्स में ये आर स्केल वैल्यू यूज़ होती है। और हमारे पास ये लाइन भी आ गई लॉगरिथमिक, और ये वाली जो इक्वेशन है लाइन की ये भी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास वाई एक्सिस पर जो है वो रेनफॉल डाटा है और एक्स एक्सिस पर रिटर्न पीरियड है। ये चूँकि ऑलरेडी बना हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये है हमारे पास ग्राफ। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है एस्टिमेट द एनुअल रेनफॉल विद रिटर्न पीरियड ऑफ 10 years एंड 20 years। रिटर्न पीरियड 10 year 25 years और रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, 38.997 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारे पास ये है 10, ये 10 साल के लिए हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 55.209, ये वाला 55.209। तो ये इसको जब एंटर करेंगे ये फार्मूला लगाकर, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और इसी को नीचे ड्रैग कर दें, तो ऐसे करके खींच दें नीचे, तो फिर 25 रिटर्न पीरियड है हमारे पास, 25 साल के लिए हमने निकालना है, तो वो खुद ब खुद ही इसमें आ जाएगा। ये एक्सेल का यही फ़ायदा है कि आपने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी आपके पास सारी आ गई हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, अगर नहीं हैं तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट ए कि हमारे पास रिटर्न पीरियड अगर 10 साल है तो उसके लिए रेनफॉल हमारे पास होगी 145 सेंटीमीटर। अगर 25 साल है तो उसके लिए 180.7 सेंटीमीटर। बी पार्ट की तरफ चलते हैं, एस्टिमेट
75% डिपेंडेबल रेनफॉल। ये बी पार्ट यानी प्रोबेबिलिटी उसने दी है 0.75 और टी क्या होता है 1 डिवाइड बाय पी। 1 यहाँ इस यहाँ क्लिक करके ये देखें इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी, ये वाला एंटर करें तो ये 1.33 यहाँ से कर सकते हैं इसको वैल्यूज़ को। तो ये इस तरह कैलकुलेट किया 1.3। अब हमारे पास रिटर्न पीरियड आ गया है 1.3। इसके लिए कितनी रेनफॉल है तो इसी को नीचे ड्रैग करेंगे तो 65.4 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ, इसको ड्रैग करें तो फार्मूला चूंकि पहले लगा हुआ है इसलिए ड्रैग करने से वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारा बी पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। यहाँ ये उसने पी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 75, हमने टी निकाला, टी हमारे पास आ गया 1.3, ये निकाला हुआ है। और ये रिटर्न पीरियड को रखा यहाँ पर, रेनफॉल निकाल ली इसके लिए तो वो आई 65.4। ये हमारा बी पार्ट भी हो गया, ये बी का आंसर है। आंसर जो है वो येलो कलर्ड है। सी पे चलते हैं। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू और एक्सीडिंग द 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अब रेनफॉल दी हुई है हमारे पास 100 सेंटीमीटर ये वाली, तो उसके लिए रिटर्न पीरियड फाइंड करें तो इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसमें अब हमारे पास पहले था x, जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें था 10 और 25 x गिवन था, वो हमने वैल्यूज़ लगाई और y निकाल लिया। अब हमारे पास y गिवन है, तो y की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन में पुट करके x निकालें तो y 100 है, 100 माइनस 55.29 और डिवाइडेड बाय 38.997 वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। फिर एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो रिटर्न पीरियड आएगा वो इतना आएगा। ये फार्मूले लगाकर ये निकाला हुआ है, इसी इक्वेशन से हमने इसको फाइंड किया है। अब ये आ गया हमारे पास रिटर्न पीरियड। तो नेक्स्ट ये जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x यानी कि इसको सॉल्व किया x की वैल्यू के लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू यानी रिटर्न पीरियड वो जो है वो 3.15 आया। ये विदाउट एंटी लॉग की वैल्यू ये है। जब हमने एंटी लॉग लिया तो फिर ये वैल्यू आई। अब ये हमारे पास आ गया है रिटर्न पीरियड t और हमने p फाइंड करना है तो p इज इक्वल टू 1/t। इसको 1 से डिवाइड करें तो 0.32 यानी कि 32%। जो 100 सेंटीमीटर बारिश के की प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 32% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 100 सेंटीमीटर बारिश होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट today's practical of frequency analysis of rainfall data. Thank you very much.